और इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अभी जो चीज आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअली इसे बहुत ज्यादा मैं फॉर्मल रखने की कोशिश नहीं कर रहा, ट्राइंग टू मेक दिस वेबिनार अनफॉर्मल थिंग सो दैट जो कुछ मैं आपको बताता हूँ वो सब कम्युनिकेट आपको हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको लगता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिजीज है, तो आपको उसे ट्रीट करना है आयुर्वेद से। और जिन मेडिसिन से आप ट्रीट करेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, उनको आयुर्वेद में कहा गया है मेध्य रसायन। और ये मेध्य रसायन जो है, इनको कहा गया है मेध्य रसायन, जस्ट अ मिनट, और ये मेध्य रसायनों को आगे आपको दो ग्रुप्स में रखना है। एक होते हैं शामक मेध्य रसायन, एक होते हैं उत्तेजक मेध्य रसायन। शामक का मतलब सेडेटिव्स, और उत्तेजक का मतलब होता है स्टिमुलेंट्स। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछली बार हमने जो बात की थी, सेडेटिव्स की बात की थी, और हमने 3 ड्रग्स को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस की थी ब्राह्मी, मंडूकपर्णी और हमने डिस्कस की थी शंख पुष्पी। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि क्या सेडेटिव्स इतने ही होते हैं, 3 ही होते हैं क्या? जी नहीं, इससे भी ज्यादा होते हैं, और हम लोग उनको एक एक करके आगे देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको नाम गिना देता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला ग्रुप कौन सा है इसी सेडेटिव्स में, मैं वो गिनाता हूँ। एक होता है तगर, फिर है जटामांसी, और अश्वगंधा। ये समझ लीजिए कि पार्ट ये वाला जो है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है, या ए है, और ये बी है। इनमें अंतर क्या है वो आपको समझना चाहिए, समझना ही पड़ेगा। और वो हम आपके साथ सब कुछ शेयर करने जा रहे हैं। शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि आज हमने इस ग्रुप को देखना है। ये जो सेकंड वाला ग्रुप है, ये उत्तेजक वाला से देखेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ अभी फॉर द टाइम बीइंग इतना बताने जा रहा हूं कि ये जो ग्रुप है, ये एडवांस्ड ग्रुप है। एडवांस्ड ग्रुप, ये ड्रग्स एडवांस्ड है। मतलब क्या होता है कि जब आपके पास पेशेंट आता है एंजाइटी लेके, और वो एंजाइटी इतनी ज्यादा नहीं है कि पेशेंट को वो इनकैपेसिटेट कर दे। इनकैपेसिटेट क्या होता है? इनकैपेसिटेट यानी उसको बिल्कुल अक्षम बना दे, वो कुछ कर नहीं पाए। इस स्थिति में अगर पेशेंट नहीं है, तो फिर आपको इनमें से कोई एक देनी है। आपको मैंने बताया था कि अगर मेटाबॉलिज्म लो है तो आपको ब्राह्मी देनी है, मेटाबॉलिक रेट हाई है तो शंख पुष्पी देनी है, और अगर नॉर्मल है तो मंडूकपर्णी देनी है। ये हम बातें कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट इतना ज्यादा एंक्शस है, इतनी ज्यादा एंजाइटी उसको है, या उसके बाद अगले कॉम्प्लिकेशंस, उसके बहुत सीवियर पैल्पिटेशन है, इंसोम्निया है, एंड इनेबिलिटी टू वर्क है, एंड सो मेनी अदर सिम्टम्स अगर हैं,
देन इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको इस ग्रुप की तरफ आना है और फिर आपको चुनाव करना है। आप तगर दे सकते हैं, आप जटामांसी दे सकते हैं और आप अश्वगंधा दे सकते हैं। ये सेकंड ग्रुप है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मेथे रसायनों पे कम से कम 4 वेबिनार्स होने चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट जो है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम इनके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आने वाले हैं, क्योंकि जब हम ये वाला ग्रुप स्टिमुलेंट वाला अगर डिस्कस कर लेते हैं तो ये समझने में आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो शामक ग्रुप है, शामक ग्रुप एडवांस्ड होता है और इस ग्रुप में जो औषधियां हैं वो आपने तब देनी है जब आपको लगता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इतना मैंने आपको एक सिर्फ ग्लिम्पसेस दिए हैं, मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। आगे मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या है, हमें बात करनी है स्टिमुलेंट्स की। इनको अगर हम दूसरे तरीके से बोलें तो इन्हीं को कहा जाता है एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स कहा जाता है। और आज आपको पता है कि दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन ये इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, और खास करके भारत में तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और बहुत स्ट्रगल बहुत है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि उनको एंजाइटी है और डिप्रेशन है, और वो पेशेंट एंजाइटी डिप्रेशन का होगा। आप दूसरी दूसरी बीमारियां जो जो कंप्लेंट्स वो आपको बता रहे हैं, आप उसका ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ नहीं मिल रहा। और फिर आरोप ये लग जाता है कि आयुर्वेद की दवाई ने काम नहीं किया। दवाई ने काम नहीं किया ऐसी बात नहीं है, दवाई काम करती, लेकिन अगर आप सही दवाई देते हैं, आप वो मेडिसिन देते रहे जो उसको चाहिए नहीं, और वो तो आपने दी नहीं जो उसको चाहिए। और चाहिए कौन सी, चाहिए उसको मेधे रसायन औषधियां, आप देते रहे जो फिजिकल बॉडी पे काम करने वाली हैं। तो इसलिए पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो सबसे पहले आपको अपने आप को बताना है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो साइकोन्यूरोसिस ग्रुप में है, एंजाइटी ग्रुप में है, या वो डिप्रेशन ग्रुप में है। ये बहुत जरूरी है आपको डिसाइड करना है। लेकिन 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 एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को अगर एंजाइटी है, मान लीजिए पेशेंट को एंजाइटी है, उसको अगर 3+ एंजाइटी है तो 1+ उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। या उसे अगर 3+ डिप्रेशन है तो 1+ एंजाइटी भी हो सकती है। मैं एक समझा रहा हूं, यानी अगर पेशेंट आपको कुछ बताता है, वो आपको बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है प्रिडोमिनेटली उसमें एंजाइटी हो, और आप एंटी एंजाइटी मेडिसिन दिए जा रहे हैं, सेडेटिव्स, एंटी एंजाइटी, जिनको एंग्जियोलिटिक्स भी कहते हैं, एंग्जियोलिटिक्स आप ये दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा सा अंश उसमें डिप्रेशन का भी है। या आपके पास पेशेंट डिप्रेशन का लेके आया, आप उसको एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन वो इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अंश उस पेशेंट के अंदर एंजाइटी का भी है। इसलिए अगर पेशेंट को प्रीडोमिनेंटली एंजाइटी है, देखिए एंजाइटी प्रीडोमिनेंट है, तो आपको एंग्जियोलिटिक मेडिसिन ज्यादा देनी होगी, जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं, ब्राह्मी, मंडूक, पर्णी और शंख पुष्पी। एंग्जियोलिटिक ड्रग्स आपको ज्यादा देनी है, प्लस आपको थोड़ी थोड़ी साथ में आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी देनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट प्रिडोमिनेंटली डिप्रेशन का है,
आपको एंटी डिप्रेसेंट्स उसको ज्यादा देनी है और थोड़ी सी आपको साथ में क्या देनी है, एंग्जियोलिटिक। आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स काफी इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है, हो सकता है उनको लगे कि ये सब क्या मामूली बातें बताया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े गुब्बारे होते हैं ना, बहुत बड़े बैलून्स, उनको फोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं होती, बहुत छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है, नीडल की जरूरत होती है, पिन की जरूरत होती है। तो ये छोटी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं फिर आपको वापस ले जा रहा हूँ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, साइकोलॉजिकल डिजीज के पेशेंट्स आएंगे, मेधे रसायन औषधियां हैं, ये शामक हो सकती हैं, एंग्जियोलिटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स। शामक में मैंने आपको ये बताई डिटेल में पिछली बार, ये मैं अगली बार बताने जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स के भी फ्रेंड्स दो ग्रुप हैं, एक को हम आज डिस्कस करेंगे और एक को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। एक पहला जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप जो है, जो मेन है डोमिनेंट, उसमें नंबर 1 पे अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट आती है तो वो ज्योतिष्मती है। नंबर 2 पे अगर कोई आती है तो वो कपी कच्छू है। और नंबर 3 पे अगर कोई आती है तो वो गंडीर है। मैं इनके ऊपर आज पूरा टाइम इन्हीं के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें बी ग्रुप की बात अगर हम करें तो बी ग्रुप जो हमारे पास है, बी ग्रुप, इसमें हमारे पास एक आती है वचा, एक आती है अकरकरा, और कुछ और भी बहुत सारी आती हैं, छोटी कुछ बड़ी भी आती हैं, लेकिन मैं ज्यादा अभी उनके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर थोड़ा सा हम लोग डाइग्रेस कर जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बार इस वेबिनार में हम ज्योतिष्मती, कपिकच्छु और गंडीर पे बात करेंगे। लेकिन जब आचार्य बोलते हैं कि आपको रोगों का जब ट्रीटमेंट करना है, आचार्य बार बार क्या कहते हैं कि अगर आपको रोगों का ट्रीटमेंट करना है तो रोग की जो संप्राप्ति है, ठीक है, संप्राप्ति जो है, इसे आपको इसकी अंश अंश कल्पना करनी पड़ेगी। अंश अंश कल्पना, ये कहा जाता है रोग के ट्रीटमेंट में। लेकिन फ्रेंड्स, जब औषधि यूज करनी है ना, तो औषध में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जब आप मेडिसिन यूज करेंगे, ड्रग यूज करेंगे, तो उसकी भी आपको अंश अंश कल्पना करनी है, उसके बिना नहीं होगा, ये याद रखिए। और वो अंश अंश कल्पना, अंश अंश का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल स्टडी। और वो एनालिटिकल स्टडी कैसे होती है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपके सामने 3 जो है वो मेध्य औषधियां हैं जो शामक हैं। 3 औषधियां हैं मेध्य रसायन जो शामक हैं, ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, शंखपुष्पी है। ब्राह्मी को आपने देना है हाइपोथायराइडिज्म में, शंखपुष्पी को देना हाइपर में। ऐसा कर दो, अगर हाइपर है तो शंखपुष्पी, हाइपो है तो ब्राह्मी, और अगर नॉर्मल है, यूथायराइड है तो मंडूकपर्णी। ये मोटे तौर पे मैंने बताया। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी के अंदर शीतलता ज्यादा है, यानी कफ प्रकृति व्यक्ति है, तो उसमें आप ब्राह्मी देंगे, और पित्त प्रकृति है तो उसमें आप शंखपुष्पी देंगे, और वात प्रकृति या अगर सम प्रकृति है तो उसमें आप मंडूकपर्णी देंगे। मैंने आपको, और यही अंश अंश कल्पना है। और ये अंश अंश कल्पना अब मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ 3 औषधियों के बारे में। 3 औषधियां कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया, हमारे पास ज्योतिष्मती है,
अकर करा है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। दूसरी दवाई कपिकच्चू है, और तीसरी जो है वो है गंडीर। अब क्या होता है कि मैं थोड़ी दूसरी एग्जांपल देने जा रहा हूं, आप लोग माइंड नहीं करना। अगर मान लीजिए एक घर में लड़की वाले रिश्ता लेके जाते हैं, और लड़के लड़के जो है 3 भाई हैं, तो पहले तो उनको पता नहीं चलता है लड़का कौन है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुरानी बात कर रहा हूँ। तो फिर मान लीजिए 3 लड़के खड़े हैं, तो उनके लिए तो बराबर है। तो अल्टीमेटली फिर सारा कुछ देखने के बाद उनको पता चलता है कि ओहो, ये है हमारे वाला लड़का जिसको हम चुनने आए हैं शादी करने के लिए। इसी तरह से जब आपके पास पेशेंट आता है, आपके पास तीनों मेडिसिन अवेलेबल हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कहाँ देनी है। तो ये बहुत जरूरी है। और वही अंश कल्पना है, वो लोग भी एनालिटिकल स्टडी करते हैं, शादी करने वाले लोग, और आपको भी वही करना है। और इसमें वही मैं समझाने जा रहा हूँ, तो इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब ये तीनों मेडिसिन यूज होती हैं एंटी डिप्रेसेंट। इनको तीनों को मैं ऐसे लिखता हूं कि तीनों का काम है, ये तीनों क्या करते हैं, दीज आर एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट आ गया, तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो आप उस पेशेंट को ये वाली दे सकते हैं, ये वाली दे सकते हैं, ये वाली भी दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है पेशेंट, हो सकता है आपका तीर निशाने पे लग जाए, और ये भी हो सकता है कि ना भी लगे। तो इस तरह की गेम नहीं खेलने की है। आपको प्रयास क्या करना है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली लॉजिकली ट्रीटमेंट देना है। तो वो लॉजिकली ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब करना ये है कि अगर मैं एंटी डिप्रेसेंट कह रहा हूं, तो आप पूछेंगे कि आखिर ये मेडिसिन करती क्या है। तो फ्रेंड्स, ये पिछली बार कुछ बात हुई थी, एक पासिंग रेफरेंस आया था, इस बार थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इन 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 औषधियों का, ज्योतिषमती, कपिकच्चू, गंडीर, या कोई भी एंटी डिप्रेसेंट होगी, वो क्या करेगी कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आपको पता है, बट इवन देन आई वुड लाइक टू शेयर माई। ये ब्रेन है, देखने को तो एक ऐसा ही लगता है कि ये एक जैसा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसे हम बना देते हैं, आपको लगे कहाँ ये ब्रेन है, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब मिल जाता है ना कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, तो चीजें समझने में बहुत आसानी होती है। तो एक मोटे तौर पे हमने ब्रेन बना दिया। अब हम बात कहाँ की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, यहां से शुरू होता है ये, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये मेडुला ऑब्लांगटा से शुरू होता है, और समझ लीजिए कि थैलेमस तक, इसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लांगटा, पोन्स, वो सारा कुछ आ जाता है इस एरिया में। हम अभी जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो चाहे एंजाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, ये सारा कुछ इस एरिया में जो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, ओके। इनको याद, मैं अगर यहाँ पे छोटे छोटे सेल बनाऊंगा ना, तो आपको पता है कि न्यूरॉन्स की बात हो रही है, बट एक मैंने ड्रॉ कर दिया, हम इनकी बात करें। और सारा खेल जो है ना वो यहाँ हो रहा है,
आप मुझे बोल सकते हैं कि साहब ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये ये जो एरिया है, मान लीजिए ये वाला एरिया है जो कॉर्टेक्स है, तो इसका भी तो अपना रोल होता है, तो इसको कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? फ्रेंड्स, बात ये होती है कि इस एरिया में जब हमें सेंस, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनसे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। हमारे जो सेंस नर्व्स होती हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वहां से हमें इंफॉर्मेशन आती है, और वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जाती है। मैं इसको दूसरा कलर देता हूँ, फिर आपको आसान हो जाएगा समझना। ये इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ, इकट्ठी होती है, और फिर यहाँ क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। इस बात को समझिएगा, ये जरूरी है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि बीच में प्रोसेसिंग के एरियाज होते हैं, यानी जो जो हमने जाना, हमें यहाँ तक प्रोसेस, ये 3 स्टेप्स में हो रहा है कि जब हमें इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद यहाँ पे इसका इफेक्ट हुआ, और यहाँ जो न्यूरॉन्स है ना, ये वाले, ये बनाते हैं 4 चीजें, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मैं उनमें से इंपॉर्टेंट हैं। एक होती है डोपामाइन, दूसरी है सेरोटोनिन, एक होती है नॉर एपिनेफ्रिन, और एक होती है गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, जिसको हम लोग फॉर शॉर्ट वी कैन राइट गाबा। फ्रेंड्स, ये सारे जो, ये जितनी मैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रहा हूँ ना, ये वाले, सॉरी, ये ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इस एरिया में बनते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये जो ब्लू वाला शेड है, इसमें बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो मेध्य रसायन औषधियां हैं, हमारी जो मेध्य रसायन औषधियां हैं, कौन कौन सी हैं? शामक हैं, सेडेटिव्स, और उत्तेजक हैं, एंटी डिप्रेसेंट। ये दोनों प्रकार की औषधियां इस एरिया में काम करती हैं फ्रेंड्स, इसे याद रखिए, ये बेहद जरूरी है। अब इस समय आपको ये याद रखना है कि अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट कोई मेडिसिन दी, तो वो क्या होगा। अब डिप्रेशन में क्या होता है, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं थोड़ा बताना भूल गया। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में ये दोनों, इन चारों की कमी हो जाती है। किसी में हो सकता है डोपामाइन ज्यादा कम हो जाए, ये ज्यादा है, लेकिन इनकी कमी होती है। और कमी के 2 तरीके होते हैं, इसको समझिएगा, ये क्रूशल है, क्रिटिकल है। ये बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स को नहीं पता है, और इसीलिए उनको सफलता नहीं मिलती है, इसीलिए आयुर्वेद को जो है वो अपयश मिलता है, और डॉक्टर्स को भी मिलता है। इसको समझ लीजिए, एंड आई होप यू रियलाइज इट। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो आपको बताया जा रहा है वो बहुत कुछ जो है वो बुक्स में लिखा हुआ है, और काफी कुछ नहीं लिखा है, वो अनुभव के ऊपर बेस्ड है। समझना क्या है आपको, कि 4 हमारे पास ये जितने बताए हैं आपको, डिप्रेशन में चारों प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स ये कम हो जाते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया। लेकिन जो कम होते हैं, कम क्यों होते हैं, इसको बात को समझना है, और ये समझ जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट आयुर्वेद के बन सकते हैं। एक होता है फंक्शनल, एक होता है कि प्रॉब्लम आई फंक्शनल डेफिशिएंसी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बहुत सारी चीजें मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। एक होती है स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी। आपको सचमुच मजा आने वाला है, मुझे
समझने में 30 साल लग गए थे, 30 नहीं तो 20 तो लगे ही होंगे। फंक्शनल डेफिशिएंसी हो जाती है इन चारों की, ठीक है, इन चारों की फंक्शनल डेफिशिएंसी हो गई या स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपके पास एक पेशेंट आता है, उसकी उम्र है मान लीजिए लेस देन 40 ईयर्स, और एक पेशेंट आ जाता है उसकी उम्र है मोर देन 40 ईयर्स। तो ज्यादा चांसेस क्या है कि इस डिप्रेशन, ये डिप्रेशन के पेशेंट की बात कर रहा हूं, डिप्रेशन का पेशेंट है, ये भी डिप्रेशन का पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, यानी एक यंग है, यंग एज ग्रुप में है, ये 40 साल का जो है ना, ये हो सकता है 5 साल का हो, 8 साल का हो, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, और ये 60 साल से ऊपर हो सकता है, और बीच में जो 40 और 50 का गैप है ना, इसको जरा आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एल्डरली है, नॉट सो यंग, ओके, तो ये आपने देख लिया। तो आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ, जनरल रूल, may not be applicable always, but usually ये होता है कि जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फंक्शनल डेफिशिएंसी होती है। और ये फंक्शनल डेफिशिएंसी क्या होती है कि ये मैंने जो बनाया ना, ये जो न्यूरॉन बनाया हुआ है, ये न्यूरॉन, इस न्यूरॉन की फंक्शनिंग कम हो गई समहाउ, इसके जो फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस जो हैं वो कम हो गए कई कारणों से। साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं जिनको असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञा अपराध वगैरह बोला गया है, यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कुड बी देयर, फाइनेंशियल लॉस हो गया, सेपरेशन हो गई, डेथ हो गई, सो मेनी थिंग्स। तो उसके कारण दिस न्यूरॉन, इसके जो वर्किंग है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और इसका जो फंक्शन था वो क्या था, टू जनरेट डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ये नीचे आ गई, ओके, ये नीचे आ गई। अब क्या होगा, ये हो गई फंक्शनल डेफिशिएंसी। सो मोस्ट ऑफ द यंग depression patients, most of your young depression patients will have this sort of problem where the basic abnormality, the underlying abnormality is functional deficiency। यानी ये ये जो न्यूरॉन है ये मरा नहीं है, इसको डिजनरेशन नहीं हुआ है, nothing has affected its structural elements in the cell, in the neuron, everything is fine, everything is fine। बट हुआ क्या कि somehow इसके ऊपर कोई और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आए और उन्होंने इसको क्या कर दिया, इसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट। फ्रेंड्स आपको अभी मजा आने वाला, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इनहिबिट, मैं इसको हाईलाइट करूंगा ना तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने लिखा इनहिबिट, यानी अब जो बोलूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा, आनंद भी बहुत आने वाला है। इनहिबिट का मतलब क्या हुआ, बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ ना, थोड़ा अच्छी जगह लिखूंगा ताकि आपके माइंड में वो आ जाए। आवरण हो गया, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, इनहिबिट का मतलब होता है आवरण होना। तो ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा है, बनाता क्या है, इन चारों के अलग अलग न्यूरॉन्स हैं वो बनाते हैं। और हुआ क्या कि पेशेंट ने जो देखा, सुना, महसूस किया, लिम्बिक सिस्टम में गया, उसका इफेक्ट हुआ, तो अल्टीमेटली दिस न्यूरॉन decreased the production of dopamine, serotonin, norepinephrine, and GABA, and as a result,
consequently the patient went into depression. Okay, ये पैथोफिजियोलॉजी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स समझ. But now let us come to the other patient. Okay, let us come to the other patient. कौन पेशेंट? ये. अब इसमें क्या हुआ? इसमें फ्रेंड्स, इसमें कुछ और हो गया है. इसमें क्या हुआ है? ये न्यूरॉन उम्र के साथ, देखिए 2-3 फैक्टर्स गिना रहा हूं. उम्र के साथ, एजिंग प्रोसेस के कारण जरा, या फिर ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण, या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण, या फिर वायरल इन्फेक्शंस के कारण ये न्यूरॉन डीजनरेट हो गया. फ्रेंड्स ये देखिए डीजनरेट हो रहा है, यू नो, कट फट रहा है. नाउ यू टेल मी, how come this neuron can produce normal quantities of these neurotransmitters? Obviously there will be decreased production of dopamine, serotonin, norepinephrine, GABA. सेम चीज, यानी elderly people में भी वही हुआ, and ultimately the patient landed into depression. Now you tell me friends, ये संप्राप्ति जो हमने संप्राप्ति देखी, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी. ये संप्राप्ति हो गई 2 प्रकार की. ओके, ये संप्राप्ति हो गई 2 प्रकार की. एक में क्या हुआ है? दोनों में क्षय हुआ है. देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं थोड़ा, ताकि मैं अच्छी तरह समझा सकूं. संप्राप्ति 2 प्रकार की है, लेकिन बेसिक अबनॉर्मेलिटी एक है, वो क्षय है. और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है जल्दी में. कौन कौन से? ये जो चारों न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स का क्षय हो रहा है. तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का मतलब क्या हुआ कि वात वर्गीय द्रव्य, वस्तुएं, पदार्थ, तत्व, कुछ भी बोल दीजिए, दूसरे शब्दों में वात. और ये वात कौन सा है? ये फ्रेंड्स उदान वात है. उदान वात को पढ़िएगा मेरे कहने से एक बार पढ़िएगा. उदान वात के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें बल, ऊर्जा और इस प्रकार के हैं. सारी जिंदगी हम लोग उदानवाद को गले में ढूंढते रहते हैं, और उदानवाद तो फ्रेंड्स यहाँ बैठा हुआ है. ये है जगह उदानवाद की. ये उदानवाद की जगह है. दूसरे शब्दों में इसका फंक्शन जो करने वाले ट्रांसमीटर्स हैं, ये उदानवाद का काम कर रहे हैं. इनकी कमी हुई तो डिप्रेशन में क्या हुआ? उदानवाद क्षय. ये संप्राप्ति है. तो ये क्षय जो मैंने क्या लिखा है, अब मैं इसको करेक्ट करता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए. ओके, क्या होता है? ये क्या है? उदान वात क्षय. ये हो गई, यानी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ये हुआ, चारों की बात कर रहा हूं. अब ये 2 प्रकार से हुई फ्रेंड्स, इसको दिमाग में रखिएगा. ये 2 प्रकार से हुई. वन वाज फंक्शनल and the other was structural. Functional was there when there was no structural damage, सिर्फ साइकोलॉजिकल. आप इसको कह सकते हैं, देखिए ये इसको क्या कह सकते हैं, इसको साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, जिसको लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल कारण है. तो ये यानी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द न्यूरॉन्स, बट इवन देन द न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन. तो ये हो गया, यानी ये ऐसा है, इसमें उदान वात क्षय है, लेकिन ये विदाउट धातु क्षय है. ये बात समझिए.
उदाहरणवात क्षय है, बट देर इज नो धातु क्षय, इस बात को समझ लीजिए, फंक्शनल है। ओके, अब यहां भी क्या है, ये साइकोलॉजिकल है, यहां कारण स्ट्रक्चरल है या ऑर्गेनिक है। ओके, व्हाट हैज हैपेंड इज degeneration or death, degeneration or death of the cells have taken place, और उसके कारण क्या हुआ है, उसके कारण हो गया है, डीजनरेशन को क्या बोलेंगे आयुर्वेद में, क्या बोलेंगे, धातु क्षय। और यहाँ कौन सा धातु क्षय है, मस्तिष्क में जो भी बनाता है वो मस्तिष्क धातु क्षय। ओके, उसके कोशाणु सेल्स खत्म हो गए, तो ये धातु क्षय हो गया। तो अब आपको जब ट्रीटमेंट देना होगा, अब जब आपको ट्रीटमेंट देना होगा तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कुछ बराबर होगा, समान होगा, और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो व्हाट यू विल डू इज फंक्शनल, जहां पे फंक्शनल होगा यहां पे आप देंगे ऐसे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने वाले हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन सेल्स उसको बढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए अब आपको सही माने में मजा आने वाला है, आई एम श्योर, आई एम श्योर। अब यहाँ पे सॉरी, ज्योतिषमती और साथ में गंडीर इस ग्रुप में आते हैं। मैंने क्या बोला था, याद करिए, मैंने आपको बोला था कि इस आज हम डिस्कस करेंगे तीन मेडिसिन। हमने कहा ज्योतिषमती, कपिकच्छु और गंडीर। अब फंक्शनल डेफिशिएंसी होगी, फंक्शनल डेफिशिएंसी होगी तो आप क्या देंगे, आप देंगे ज्योतिषमती और आप देंगे गंडीर। ओके, इसको याद रखिए। बट सपोज ये यंग लोगों में होने वाली है, बट सपोज द डेफिशिएंसी हैज occurred in an aged patient, elderly patient. So in that case, what you will do is you will prescribe कपिकच्छु। ठीक है, ये जनरलाइजेशन है, और यू कैन से दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अभी आपको अगर फंक्शनल वाले पेशेंट को देना होगा तो ज्योतिषमती देनी है। ओके, और आपने गंडीर देना है, और स्ट्रक्चरल वाले को देना है तो आपको देना है कपिकच्छु। क्यों भाई, इसलिए कि ज्योतिषमती एंड गंडीर these are pure stimulants, they stimulate the activities of the brain cells। आई मीन न्यूरॉन्स। और कहाँ के ब्रेन सेल्स, याद रखना, मैं बार बार आप लोगों को ऊपर ले जा रहा हूँ, इसके बिना काम नहीं चले। यहाँ के ब्रेन सेल्स, ये वाले, ये है ना, ये वाले ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करना है, ये काम है किसका, इन दोनों का। और अब कपिकच्छु का क्या काम है, ये है, अब याद करिए, अगर आपको मैं रसायन औषधियों की गिनती कराऊं तो आप सबसे पहले बोलेंगे अश्वगंधा, कपिकच्छु, शिलाजीत, फिर इसके बाद लक्ष्मणा, इसके बाद मुशली, यशद, फिर आ जाएगा यहाँ पे शैवाल। तो ऑब्वियसली खाने में प्रोटीन्स, रीजन बीइंग ये सारी की सारी रसायन औषधियां हैं फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको पता है, ऐसी कोई नया कुछ भी नहीं है।
ये रसायन ड्रग्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सेल की डीजनरेशन को रोकती हैं। सेल की डीजनरेशन को रोकते हैं। तो करते क्या है? ये सेल की रीजनरेशन करवाते हैं। ये सेल की रीजनरेशन करा रहे हैं। और रसायन क्या होता है? व्हाट इज रसायन? डेफिशिएंसी क्या है? लाभ लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। इसका मतलब क्या हुआ? जिस चीज से प्रशस्त नॉर्मल टिश्यूज और सेल्स लाभ होते हैं, लाभ का मतलब इनकी प्रोडक्शन होती है, यानी टिश्यू डेड हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, आपने प्रोडक्शन करवाई, और ये रसायन है, तो ये सारे के सारे यही काम करते हैं ना। इनका काम क्या है? चाहे वो धातु मांस धातु हो, मेदो धातु हो, अष्ट धातु हो, शुक्र धातु हो, रस रक्त हो, या वो ब्रेन का धातु हो, मस्तिष्क के धातु है, आखिर है तो धातु ही, मस्तुलुंग है, तो ये औषधियां बनाती हैं। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि इतनी लंबी लिस्ट आप दे रहे हैं और उठा रहे हैं आप कभी कच्छू, इसका कोई विशेष कारण? जी हाँ, कारण है। ये कपी कच्छू इसलिए कि ये सारी की सारी औषधियां, देखिए याद रखिएगा, ये सारी की सारी औषधियां आपको क्या करना है? ये सारी की सारी औषधियां आपको इनको इनको आपने यूज करना है यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कपिकच्छु भी यूज करनी है। अश्वगंधा, कपिकच्छु दोबारा रिपीट हो गया, इसको मैं निकाल देता हूं। तो आपने क्या करना है? ये शिलाजीत यूज करनी है, लक्ष्मणा, मुशली, यशद, शैवाल और प्रोटीन रिच डाइट ये देना है। लेकिन टॉप पे, ऑन द टॉप ऑफ ऑल द रसायन ड्रग्स, देयर स्टैंड्स कपिकच्छु, बिकॉज दिस इज बेस्ट फॉर द ब्रेन। ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं एक एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं जो आप में से कुछ लोगों को या सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर कोई आयुर्वेद का डॉक्टर, क्षमा करिएगा जरा, अगर कोई आयुर्वेद का डॉक्टर ब्रेन की डिजीजेस को ट्रीट कर रहा है और उसमें भी अगर डिप्रेशन को ट्रीट कर रहा है, और वो ज्योतिषमती और कपिकच्छु यूज नहीं कर रहा है, ओके, द डॉक्टर इज नॉट यूजिंग ज्योतिषमती कपिकच्छु, तो मैं उसको 0 मार्क्स दूंगा। Simply put, you cannot afford to treat depression or for any other disease for that matter, जहां इनकी जरूरत है, without ज्योतिषमती एंड कपिकच्छु। फ्रेंड्स, मैंने इतना इसलिए कहा, मुझे पता है ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं जानता हूं, बट कहने का अभिप्राय क्या है कि without using these two drugs, without using kapikachu and without using your jyotishmati, you simply cannot manage depression. ये मैं इस पॉइंट को, आई एम ट्राइंग टू ड्राइव दिस पॉइंट
क्योंकि ये हमेशा आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब आप मुझे पूछेंगे कि चलो मान लिया, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, आपने कहा कि डॉक्टर वशिष्ठ आपकी बात मान ली गई, हम ये देंगे, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ अदर ड्रग्स, व्हाट इज द यूज ऑफ अदर ड्रग्स, यानी फिर ये गंडीर कब देना है, अश्वगंधा, शिलाजीत, लक्ष्मणा ये कब देने हैं। तो फ्रेंड्स उसका आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, मैं दोबारा यहाँ आई ट्राई टू रिप्रोड्यूस, मैंने यहाँ लिखा था कि आप बच्चा भी दे सकते हैं, आप अकरकरा भी दे सकते हैं, आप कहने को तो कस्तूरी भी दे सकते हैं, और कस्तूरी नहीं हो तो एक ड्रग आती है लता कस्तूरी, और इसके साथ आप सुवर्ण भी दे सकते हैं, और कुछ और औषधियां जो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो फिर आप ये बताओ कि इन सब औषधियों को कहाँ देना है, अगर ज्योतिषमती और कपिकच्छु को ही इतना। तो इसका अभिप्राय ये है कि यू स्टार्ट विद ज्योतिषमती, you start with ज्योतिषमती, you start with the कपिकच्छु, ये दो औषधियां तो आप शुरू करिए डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, और उसके बाद go on assessing the improvement, if you are satisfied, fine, otherwise आपको सपोर्टिव ड्रग्स के रूप में इन मेडिसिन को यूज करना है। मान लीजिए आपको गंडीर देनी है, सपोर्टिव के रूप में दे सकते हैं, वचा दे सकते हैं, अकरकरा दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं, बट ये आपके लिए सपोर्टिव ड्रग्स हैं। सिमिलरली जब अगर आपको मान लीजिए आपने कपिकच्छु दिया और कपिकच्छु से आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन यू कैन यूज अश्वगंधा और शिलाजीत, लक्ष्मणा, एनी वन और मोर। और फिर क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि लंबा चलता है, सो व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर एवरी 3 months you can चेंज द सपोर्टिव ड्रग्स। देखिए मैं फिर बोलूंगा, ये मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, यू कैन एक्सचेंज अश्वगंधा फॉर शिलाजीत फॉर लक्ष्मणा और मुशली और यशद और शैवाल, क्योंकि ये सारी एनाबॉलिक्स हैं। व्हाट दीज आर एनाबॉलिक्स। एनाबॉलिक्स मीन्स ये धातु निर्माण करवाती है ना, तो एनाबॉलिक, इसीलिए इनको रिजुविनेटिव्स कहते हैं। रिजुविनेटिव्स, रसायन को क्या बोलते हैं, रिजुविनेटिव्स या रीजनरेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है, ये सारे नाम हैं रसायनों के। तो यू कैन एक्सचेंज दिस बट यू कैन नॉट रिप्लेस दिस, ये चलेगा ही। अब एक प्रॉब्लम जिसके बारे में कॉलेजेस में पढ़ाया तो बहुत जाता है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं बोला जाता है, इस जगह में मैं लिख देता हूँ, वो ये है कि मैनी टाइम यू विल सी कि आपको लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट देना है तो आफ्टर एवरी 3 months आपको वो मेडिसिन जो आप दे रहे हैं ना, उसको यू विल हैव टू डिसकंटिन्यू। व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू हैव टू डिसकंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ से 10 to 15 days and thereafter you can restart that. So आपको क्या होगा कि हर 3 महीने के बाद आपको कपिकच्छु को और ज्योतिषमती को भी डिसकंटिन्यू करना होगा। That time you can replace with this, but it's a very temporary phase of 10 to 15 days. अब आप मुझे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर आपको याद हो तो आपको अगर याद हो तो आयुर्वेद में एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं ओक सापने। क्या बोलते हैं? ओक सापने।
ये क्या होती है, कोई चीज धीरे धीरे अपना इफेक्ट जो है ना वो उसका कम हो जाता है, साथ में हो जाती है, यानी इट बिकम्स इनइफेक्टिव। जैसे दारू पीने वाला जो है, शुरू में ज्यादा थोड़ी पीता है तो दारू दारू चढ़ जाती है, फिर बाद में ज्यादा भी पीता है तो नहीं चढ़ती। तो होता क्या है, साथ में हो गया, कोक साथ में। इसका मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। और what enzyme induction leads to is resistance. Now the tissues become resistant to that particular drug. तो बॉडी को अगर आप लगातार ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं, तो 3 महीने तक जो लिवर में एंजाइम्स हैं दे विल लर्न हाउ टू बायोडिग्रेड। टर्म क्या है, बायोडिग्रेडेशन, हाउ टू बायोडिग्रेड दीज ड्रग्स। और ऑब्वियसली इनकी एफिकेसी कम हो जाएगी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इनको आप 10-15 दिन के लिए, ओनली फॉर 10 to 15 days आप इनको बंद कर दीजिए, तो उसके बाद आप इनको रीस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं आपको ये नहीं समझाता तो फिर बात समझ में नहीं आनी थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो इन ज्योतिषमती के, आई टेक जस्ट 10 minutes, ज्योतिषमती के और भी बहुत सारे एक्शंस हैं जहां आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहला इसका क्या बोला, डिप्रेशन, ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में ज्योतिषमती को यूज करेंगे। बट दूसरा है कि ये थोड़ी सी एंटी एंजाइटी भी है, एंग्जियोलिटिक भी है, तो इसके साथ आपको ब्राह्मी देने की, मंडूक पढ़ने की कई पेशेंट्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, कई में पड़ भी जाएगी जहाँ ज्यादा एंग्जाइटी होगी, तो यू कैन यूज इट इन एंग्जाइटी। फिर क्या आता है, ज्योतिषमती का एक काम क्या है, ये ज्योतिषमती फैट मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती है। ओके, सो उससे क्या होता है कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस को दूर करती है, कम करती है। और स्ट्रोक जो है ना, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जब पैरालिसिस होता है, जब किसी भी पेशेंट को आपको लगता है कि पक्षाघात हो गया है, तो ज्योतिषमती का तेल दिया जाता है, या ज्योतिषमती की टैबलेट, घन टैबलेट हम लोग बनाते हैं, वो दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी बच्चे को, जो ब्राह्मी के जितने काम हैं, लेकिन बच्चा अगर मेंटली स्लगिश है, ओके, वो स्लो है, वो थोड़ा सा उसके ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आपने ब्राह्मी दी है, उसका भी शामक इफेक्ट आ रहा है, तो आप, या फिर जो मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड, इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रन, जिनको पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, आप वहां भी दे सकते हैं। इवन अगर आपके पास उन्माद का पेशेंट है, साइकोसिस का या स्किज़ोफ्रेनिया, वहां दे सकते हैं। और इसके बाद जितनी न्यूरोपैथीज होती हैं, चाहे वो डायबिटीज के कारण हो, या अल्कोहलिक हो, या टॉक्सिक हो, तो न्यूरोपैथीज, नाड़ी दुष्टियां, तो वहां दे सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको कुछ ऐसे डिजीजेस बताए जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इनके बाद आप हाइपोथायराइडिज्म में दे सकते हैं, तो ब्राह्मी वाले ग्रुप की आ गई ना ये, तो हाइपोथायराइडिज्म में आप दे सकते हैं, और डायबिटीज में दे सकते हैं। यानी इतनी डिजीजेस में ज्योतिषमती काम करती है। तो ये सब आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, देख लिया होगा, अदरवाइज हम आपको दे देंगे। अब ये हो गया ज्योतिषमती। अब दूसरी उस पर ड्रग पे आते हैं, और वो है गंडीर। तो गंडीर भी स्टिमुलेंट है, रसायन नहीं है, स्टिमुलेंट है। तो ऑब्वियसली आप गंडीर को भी यूज कहाँ करेंगे, आप गंडीर को डिप्रेशन में यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो ये जैसे
फैट मेटाबॉलिज्म पे ये काम करती है, तो फैट मेटाबॉलिज्म पे गंडीर भी काम करती है। और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस कम करती है तो ओबेसिटी भी कम करती है, तो ये भी ओबेसिटी कम करती है। तो मोटापा कम करने के लिए आप ज्योतिषमती और गंडीर दोनों को यूज कर सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो जाता है तो वहां दे सकते हैं। और ऑब्वियसली जब इसके कारण स्ट्रोक वगैरह हो रही है या सीएडी है तो आप ये दे सकते हैं। तो ये हो गए सारे इसके एक्शंस। और डायबिटीज में भी आप दे सकते हैं, ये एंटी डायबिटिक भी है, बहुत रिसर्च हुआ है। इसके गंडीर का जो बोटानिकल नाम है वो है कोलियस फोर्स्कोलाई, और इसके अंदर एक एल्कलॉइड होता है उसको बोलते हैं फॉर्स्कोलिन। पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है, तो ये बहुत इफेक्टिव एक मेडिसिन है। इसके बाद आप पीसीओडी में गंडीर दे सकते हैं, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म पे भी काम है और इम्यून सिस्टम पे भी है। और आपको जान के अच्छा लगेगा, ये ब्रोंकोडायलेटर भी है। आप इसे एस्थमा में दे सकते हैं, आप इसको हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, आप गंडीर को ऑस्टियोआर्थ्रोसिस में दे सकते हैं, बिकॉज ये एंटी डिजेनरेटिव थोड़ा सा है। ये बाकी कपिकच्छु और अश्वगंधा जैसा नहीं है, तो भी ये एंटी डिजेनरेटिव है। और आपको खुशी होगी कि ये ऐसी एक मेडिसिन है जो ग्लोकोमा में लोकली यूज की जाए तो ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो होता है ना उसको भी कम करती है। यानी ये क्या करती है, जो एंट्रेंस है फ्लूइड का एंटीरियर चैम्बर में, उसको तो ये जाने देती है और उसको तो अफेक्ट करती है यानी कम करेगी, लेकिन बाहर निकलने को नहीं करती। तो इससे इंट्राओकुलर प्रेशर जो है कम हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे हम फिर कभी गंडीर पे बात करेंगे, अभी एक मौका आएगा। आज हम गंडीर का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो एक सिग्निफिकेंट वो इंडिकेशन है डिप्रेशन, उसे देख रहे हैं, और ज्योतिषमती के भी इसी को देख रहे हैं। अब तीसरी मेडिसिन जो है, तीसरी ड्रग, सिंगल ड्रग जिसके ऊपर हम भी बात करने जा रहे हैं, और वो है कपिकच्छु। तो फ्रेंड्स, कपिकच्छु वो सारे काम करती है जो पहले बताए, इसलिए डिप्रेशन में इफेक्टिव है। ये डिप्रेशन में इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि ये रीजनरेटिव है। तो ये उस डिप्रेशन में काम ज्यादा करेगी जो कि सिनाइल डिप्रेशन होती है, एजिंग के साथ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यंग लोगों में काम नहीं करती, करती है, लेकिन प्रिडोमिनेटली इसका काम रीजनरेशन होता है। हाँ, ये डोपामाइन को, क्योंकि इसमें एल डोपा होता है, तो डोपामाइन को बाहर से सप्लीमेंट करती है, इसलिए इसका तत्काल इफेक्ट आ सकता है। बट अल्टीमेटली जहाँ पे ओल्ड एज में जो डिप्रेशन होगी उसमें आप बिना कपिकच्छु के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स, कुछ न्यूरो डिजनरेटिव बीमारियां होती हैं। न्यूरो डिजनरेटिव यानी यहाँ पे ब्रेन या नर्व्स जो हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं। जैसे पार्किंसंस है, आपको पता है कि इसमें एल डोपा होता है, तो ऑब्वियसली इसको पार्किंसंस में यूज करते हैं। या एक अल्जाइमर्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ज़्यादा इफेक्ट लाएगी ही, तो भी एंटी डिजनरेटिव तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है कि ये टेस्टोस्टेरोन बढ़, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ओके, तो एंड्रोजेनिक है ना, एंड्रोजेनिक है। और इस टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण बहुत बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। तो अगर आप कपिकच्छु देते हैं, कपिकच्छु देंगे, उसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो आप बच्चे को देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, मतलब हाइट मीन्स ग्रोथ जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये है, हम लोग एक हाई ग्रो टैबलेट बनाते हैं, उसमें हमने ये डाला हुआ है। इसके बाद ये न्यूरोपैथीज में काम करती है। हालांकि मैं अभी आपको बाद में जैसे मौका मिलेगा तो हम लोग कपिकच्छु पे बहुत सारी बातें दूसरी करेंगे। ये सारी एक बर्ड्स आई व्यू मैं बता रहा हूँ आपको, संक्षेप में, संक्षेप भी नहीं, अति संक्षेप में। और फिर इनफर्टिलिटी,
इनफर्टिलिटी में काम करती है। कौन सी, मेल में करेगी या फीमेल में करेगी? फ्रेंड्स दोनों में करती है। आप पूछेंगे कि जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है तो फिर फीमेल्स में कैसे करेगी? ये बहुत अच्छा काम करती है, वो भी मैं बताऊंगा। वी विल डिस्कस इट व्हेन वी डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी, तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा काम करती है। एंड एट द सेम टाइम ये ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा काम करती है। ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि एंटी डीजनरेटिव है, ऑस्टियोआर्थरोसिस में करती है। तो ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे जो एक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सो फॉर एज ब्रेन इज कंसर्न, सो फॉर एज मेजर असाइन ड्रग्स आर कंसर्न, तो उसके लिए हमने इसको मोटे तौर पर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हमने इनको देखा है, तीनों को, कपिकच्छु, ज्योतिषमती, ज्योतिषमती, कपिकच्छु और